ईरान वॉर डे 27। ईरान 3 हफ्ते में 300 से भी ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। 150 से भी ज्यादा जंगी जहाजों को डुबाया जा चुका है। ईरान का हौसला है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी जंग, कभी शांत। एक तरफ ये इस ट्रम्प का तो कोई भरोसा नहीं, कब क्या क्या ट्वीट कर दे। कभी कभी सीज फायर तो कभी सीधे बमबारी। दूसरी तरफ 15 पॉइंट का सीज फायर डील रखता है, पाकिस्तान को घुसाता है और उसी के पीछे ही ये फाइटर जेट्स लेके बमबारी करता है। ये जंग लगभग 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, आज 27 दिन हो चुका है। वॉर है कि रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। क्या ईरान ने ट्रम्प का प्रेशर टैक्टिक्स और खेल बिगाड़ दिया? कहीं अमेरिका ने ये तो नहीं ना सोचा था कि जैसे वो वेनेजुएला में कर दिया कि कुछ जैसे ईरान में कर दे, लेकिन ईरान में उसको मुंह की खानी पड़ी। ये ये जंग जब से शुरू हुआ तब से ईरान के लोगों के लिए सबसे ज्यादा घाटे का साबित हुआ। वहाँ कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं, मिलिट्री असेसमेंट ग्रुप्स ऐसा कहते हैं कि ईरान में वाइड स्प्रेड लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हुआ है। इसकी वजह से वहाँ बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। ईरान से कोई भी ऑफिशियल डेटा बाहर आना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट तो वैसे ही शट डाउन हो चुका है। और कुछ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप कहते हैं कि ईरान में जितने भी मिलिट्री स्ट्रेंथ थे उसमें भी बहुत भारी बमबारी हुई है। तो चलिए इंसानों के बारे में जान लेते हैं। इंसानों से पहले सुनते हैं कि वहाँ सिविलियन, मिलिट्री और इकोनॉमिक तीनों तरीके पर उन पर वार किया गया है। वहाँ पे इंसान लगभग 1443 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है, जिनमें से 270 तो सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे जिनका तो कोई कसूर भी नहीं, इस जंग से उनका तो कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन फिर भी वो भी इस जंग के शिकार हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं कि अब तक, मतलब जब से जंग शुरुआत हुआ था, 1500 लोगों की जानें जा चुकी है और 1800 लोग सीवियरली इंजर हो चुके हैं। अब वो इंजर लोग जाए तो जाए कहाँ? वो यूएस और इसराइल ने एक हॉस्पिटल तक तो छोड़ा नहीं, 25 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को उन्होंने टारगेट किया। 9 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो लगभग नॉन वर्केबल है, वो जो अभी काम कर ही नहीं सकते हैं। यूएस और इसराइल के सोर्सेस पूरी दुनिया में हल्ला मचाए हुए हैं कि लगभग 6000 से भी ज्यादा ईरान के सोल्जर्स, मुझे पता है आप भी इस पे विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी विश्वास नहीं करूंगा। तो चलिए उस झूठे इंसानी लोगों पे बात कर रहे हैं। उनका नाम है ह्यूमन राइट्स न्यूज एजेंसी। ये इन लोगों का कहना है कि 1167 मिलिट्री सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई हैं, जिनमें से जिनमें से ईरान ईरान में भी 6 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल अभी एक्टिव हैं कि वो अभी जंग में लड़ रहे हैं। चलिए सोचिए जरा, आप अपने घर में बैठे हैं और यहाँ कुछ बमबारी हो रही है। इसकी वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं और आपको घर छोड़ के अपना ही शहर को जाना छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपको अपना ही देश अनसेफ लग रहा है। ठीक वही हालत ईरान में हो रहा है। लगभग 20 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इस झगड़े में ट्रंप ने अपनी सारी खुन्नस निकाल दी। 300 से भी ज्यादा 300 से भी ज्यादा मिलिट्री जितने लॉन्चर्स थे उनको तबाह कर दिया। और क्योंकि वो 300 मिलिट्री तबाह हो गए, तो ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी 60 से लेकर 65% तक टोटल कंप्लीट कट डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से उनको सीवियर लॉसेस झेलने पड़े। लेकिन फिर भी ईरान ईरान ट्रंप के छक्के छुड़ा रहा है। अमेरिका को लगा कि वो 130 से भी ज़्यादा जंगी जहाज़ों को अगर डुबा लेगा तो ईरान तो कमज़ोर हो जाएगा, ईरान तो उसके आगे लड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन उल्टा क्या किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को ही रोक दिया। लो, अब करो अब लगाओ अपना दिमाग। अब बात ऐसी है कि वहाँ पे की लोकेशंस को भी टारगेट किया जा रहा है। ये आपको ऐसा समझ में आएगा, मान लीजिए हमारे देश का अगर डीआरडीओ या किसी इसरो पर अगर कोई हमला करे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ईरान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया जा रहा है। जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं, अब उन पर भी हमला किया जा रहा है। ईरान अभी पूरी तरीके से प्रेशर में, अंडर प्रेशर में। वहाँ हुआ क्या कि 28 फरवरी के बाद से जो खamenei और बाकी लोगों के जो टॉप कमांडर्स लोगों को जो मार दिया गया, उसके बाद भी ये लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे। वहाँ के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, चलो कोई बात नहीं। वहाँ के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफिस और सेंटर्स को भी टारगेट किए जा रहे हैं। चलिए ईरान की इकोनॉमी और फाइनेंशियल इम्पैक्ट को जानते हैं। वहाँ की करेंसी पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। लगभग उनकी करेंसी का 95% हिस्सा तो पूरा ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। अगर हम ईरानियन रियाल को और यूएस डॉलर को एक साथ रखें तो जो ईरानियन रियाल है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एकदम वर्थलेस है। वो कैसे? $1 में लगभग 80,000 से लेकर 85,000 तक ईरानियन रियाल्स आता है।
और अगर अपने रुपयों की बात करें तो 1 रुपया में 14,000 रियाल्स। इसका मतलब अगर आप ईरान में 100 रुपए लेके जाएँ तो आपके पास सीधे 14 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन वहाँ सेफ्टी नहीं मिलेगा, इसी की तो दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा ये स ये सब शो करता है। हमने डॉलर से कंपैरिज़न किया, रुपये से कंपेयर किया। इसका ये साफ-साफ मतलब चलता है कि उसकी कीमत जो ब्लैक मार्केट होते हैं उससे भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। ये साफ-साफ बता रहा है कि या वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहाँ की इन्फ्लेशन बहुत हाई है, पता नहीं वो लोग रहते कैसे होंगे? और ईरान में मैंने आपको कहा ईरान में लगभग 25 से भी ज़्यादा उनके हॉस्पिटल्स टारगेट कर दिए जा चुके हैं। 9 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल जो कि वर्केबल ही नहीं है। वहाँ का बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम पूरे तरीके से ब्रेक हो चुका है। अगर वहाँ की लाइफ़ की बात करें, तो वहाँ जो डेली नीड्स होते हैं, जो गैस हो गया, पेट्रोल तो नहीं, पेट्रोल का उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिर लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर वहाँ जो उनका जो वाटर सप्लाई का, इन सब पे उनको बहुत भारी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ये सब काम करे तो करे कैसे? इस जंग के बीच में उनके आधे से ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी से तो उधर बिज़ी हैं। यानी कि वो लोग तो आधे से ज़्यादा लगे हुए हैं बचाने में, और वो यूएस इज़राइल सीधे उनके मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट कर रहा है। 28 फरवरी 2026 जब से जंग शुरुआत हुआ है, तब से ईरान अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन को झेल रहा है। वहाँ के लोग अंदर कोई नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस तक नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सबको ब्लॉक कर चुका है। और जो बचा कुछ जो इंटरनेट है, वो मिलिट्री के टॉप कमांडर्स और गवर्नमेंट के लिए है, जो वाइट लिस्टेड है। अगर ये जंग इसी तरीके से चलता रहा तो ईरान आगे उनका और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस वीडियो का सबसे मज़ेदार मज़ेदार बात, अब इंटरनेशनल फोकस अब पाकिस्तान को मीडिएट करने पे लगा हुआ है। यानी कि अब पाकिस्तान डिसाइड पाकिस्तान बीच में बताएगा कि किसको कहाँ रुकना चाहिए, किसको कहाँ ब्रेक लेना चाहिए। सीज फायर डील्स अब वो करेगा। ईरान में 25 दिन का इंटरनेट ब्लॉकआउट झेलने के बाद अभी भी वहाँ इंटरनेट लगभग 1% एकदम गिर चुका है। यानी कि हमारे देश में लगभग 70 से लेकर 80% तक लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, और वहाँ 1% मात्र लोग यूज़ कर रहे हैं। वहाँ का वो कंप्लीट डिजिटल साइलेंस आ चुका है ईरान के अंदर। अगर इन दिनों के इंटरनेट शटडाउन को अगर घंटों में कैलकुलेट किया जाए, तो लगभग 506 तिरंगे 580 घंटे तक वहाँ ऑफलाइन है। क्योंकि वहाँ पे ये इंटरनेट ऑफलाइन है, नोटिफिकेशंस, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन ये तक नहीं मिल पाई। यानी कि अगर हमला हो भी गया तो उनको बचने का मौका तक नहीं मिला। हो सकता है कि वो सायरन की आवाज़ कुछ लोगों तक ना पहुँचे। वहाँ की फैमिली एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रही। वो टोटल कट डाउन हो चुका है। वहाँ के आप और हम व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपने ऑनलाइन बिज़नेसेस करते हैं, गूगल पर भी। लेकिन ईरान में ये लगभग 80% तक पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। सोचिए वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स और बाकी लोग का क्या हो रहा होगा। और सबसे बड़े खतरे की बात है कि ईरान से पूरी दुनिया पे, यानी कि ग्लोबली 17% तक का इंटरनेट केवल समुद्र के नीचे बिछावल। अगर ईरान ने उस पर भी हमला किया, क्योंकि वो सिर्फ 200 फीट के गहराई में ही अगर उसने उस पे हमला किया, तो यूरोप, पूरा गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ और सीधे इंडिया तक इतना का इंटरनेट केबल कट हो जाएगा। ईरान का पहले का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेज का रीज़न तो आप लोग जानते होंगे, उस समय से ब्लॉक था। लेकिन अब ईरान ने कुछ फैसले लिए हैं कि पहले वो फुल क्लोज़र पे था, लेकिन अब वो सिलेक्टिव सिस्टम पे मूव कर गया। उस पे मूव करने के बाद उसने एक डिसीज़न लिया कि जितने भी शिप्स हैं, अगर वो यूएसए, इज़राइल और उसके एलाइज़ के हुए, तो उसको बम मार के गिरा देगा, उनको वहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन कुछ न्यूट्रल कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बाकी के देश, अगर ये लोग इनके शिप्स जा सकेंगे, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, वो भी उन्हीं के आइलैंड के पास से इनको गुजरना पड़ेगा। इसमें ईरान पूरी तरीके से हर एक चीज़ को मॉनिटर करेगा। अगर ज़रा से भी चालाकी की गई तो फिर फूड सप्लाई, ये सब जितने छोटे-मोटे जो नेसेसरी चीज़ें हैं, इन सब के लिए ईरान ने फुल ओपन नहीं किया, लेकिन इसको सेफ ट्रांजिट दिया है। और हाँ, ईरान ने एक नियम भी बनाया है कि अगर जिस शिप को भी हमारे यहाँ से जाना है, सबसे पहले उसको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद उनको $2 मिलियन तक का उनको रेंट देना पड़ेगा उनके रास्ते से गुजरने के लिए। ये पूरा रूट कंट्रोल रूट है। उस रूट का नाम है लराक आइलैंड के पास से ही सबको गुजरना है। उसमें ईरान के आईआरजीसी
कॉरिडोर उस पे पूरी तरीके से हर मिनट उस पे नज़र रखे रहेंगे। सुनने में आया है कि अब ये अमेरिका अपने ट्रूप्स, अपने मिलिट्री को ईरान में अब तैनात ईरान के अंदर अब भेजने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि और बुरी तरीके से मुँह मुँह की खा के जाने पड़े। वैसे भी ये पूरे एशिया में एनर्जी की क्राइसिस और बढ़ते ही जा रही है। अगर ये झगड़ा नहीं रुका तो बहुत आगे नुकसान होने वाला है। ईरान के सीनियर ऑफिसर्स अभी भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले हम आपके इस प्रपोज़ल को पहले रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ऐसे तो पूरा-पूरा चांसेस कि वो रिजेक्ट ही कर दे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेता है, तो अगले दिन इज़राइल बमबारी कर ही देगा और फिर ट्रम्प कहेगा, "क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था। ये क्या हुआ?"